तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं सेम वही प्रोसीजर, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ये जो एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑलवेज़ और ऑलवेज़ नेगेटिव होती है। देखो ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। और यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब भी प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिखी हो मीन्स एनर्जी रिलीज़ हो रही है, प्लस साइन के साथ यहाँ लिखी हुई है ना, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन जब हम इस एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, -2 वाला एनायन बनेगा। अब हमने एनायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन बढ़ गया तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। जब ज़बरदस्ती करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी हम एनर्जी दे रहे हैं। तो जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये जो एनर्जी होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो याद रखना, जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब एनायन में ऐड करते हैं तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, वही सेम फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए थे और वैसे के वैसे ही सेम है। सबसे फर्स्ट हमारे पास एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगी तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा। और अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली और नंबर ऑफ शेल्स के भी इन्वर्सली। और अगर हम फुल फील्ड और हाफ फील्ड की बात करें तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो है वही सेम, ज़्यादा स्टेबल होंगे, और पार्शियली फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी सेम रहेगी, बिल्कुल सेम चलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम पीरियड के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब देखो ये कुछ फैक्ट्स है जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आप ये फैक्ट्स देखो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट फैक्ट है कि आप ये देखो, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है और वो क्या हो रही है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, यही बोलोगे। लेकिन आपको पता है नोबल गैसेज यानी जो आपका सबसे लास्ट ग्रुप है उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसका भी वही सेम रीज़न है कि अब जो नोबल गैसेज है उनके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड है, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको कहाँ ऐड करोगे, तो नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए नए एनर्जी लेवल या नए शेल की रिक्वायरमेंट होगी। और जब नए शेल में ऐड करोगे
तो हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब स्टेबल को हम अनस्टेबल बनाएंगे तो हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो नया इलेक्ट्रॉन हायर शेल में हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये देखो, ये पहले न्यूक्लियस, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर अब ये नया इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहा है, तो पहले से ये स्टेबल है, अब आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूक्लियस पे इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड फैक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हैलोजन्स होती है उनकी हाईली नेगेटिव होती है। ये तो आपको वैसे ही पता लग गया, क्योंकि 18 ग्रुप के पहले कौन सा ग्रुप आता है, 17 ग्रुप, और जब आप इसमें मूव करते हो तो क्या होती है, नेगेटिव होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है, क्योंकि इसकी तो क्या हो गई, पॉजिटिव। वैसे तो इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी नोबल गैसेस की, लेकिन इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी जब पॉजिटिव है तो इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। और इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी क्यों होगी, क्योंकि इनके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये क्या है, स्टेबल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो, हम बात करें एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एल्कली मेटल्स की होती है वो बहुत कम होती है। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं ना, उनका नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करने का नहीं होता, बल्कि उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, और ये फर्स्ट ग्रुप में जो आ रही है, ये देखो, ये एल्कली मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप वाली, सेकंड ग्रुप वाली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो वैसे भी आपको पता है कि इनकी सबसे कम होगी, क्योंकि इधर जाने पे बढ़ रही है। अब इनकी सबसे कम क्यों है, उसके पीछे रीज़न देखो, इनके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, 1s1 2s1 3s1, बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का। तो इनके पास आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। और जब ये आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेगी, नोबल गैस जैसा। जैसे मैं बात करूँ सोडियम फर्स्ट ग्रुप में ही आता है ना, तो इसके पास क्या है, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1। ठीक है, और इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, अगर आपने याद किया है तो पता होगा, 10 नंबर पे आती है नियॉन। तो जब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया ना। और नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होते ही ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो देखो कि फर्स्ट ग्रुप जो है, यानी वही एल्कली मेटल वाला ग्रुप जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो क्या करता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1s1। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी नोबल गैस कौन सी आती है, हीलियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। तो अब ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा, तो क्या बना लेगा, 1s2, यानी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। और जब भी किसी एटम का नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो वो अपने आप स्टेबल हो जाता है। और इसको नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते ही इसकी इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हैलोजन्स थे 17 ग्रुप वाले, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर रहे थे, इसका मतलब उनकी जो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव थी, तो वही सेम चीज़ किसके साथ हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हीलियम जैसा हो जाएगा। और हीलियम जैसा ये हो गया तो ये क्या कर लेगा, स्टेबल हो गया, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाईली नेगेटिव हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज लेस देन कार्बन एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली वाई। तो देखो सेकंड थर्ड और भी क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। ये नाइट्रोजन और इसके नीचे फॉस्फोरस, ठीक है। फिर इससे पहले कौन आता है, कार्बन, और ये कौन आएगा, सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दोनों का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अब जब ये अनस्टेबल हो गया तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन के कंपैरिजन में। क्योंकि पहले से कोई चीज़ स्टेबल है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये स्टेबल है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और कार्बन और सिलिकॉन का हाफ फिल्ड नहीं है। नाइट्रोजन के पी में कितने हैं, 3 है, फॉस्फोरस में भी पी में 3 है, और इनके पी में कितने हैं, 2 है। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, पार्शियली फिल्ड, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती है कार्बन और सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की पॉजिटिव होती है, क्यों होगा ऐसा, वही सेम नोबल केस वाला, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम कैसे हैं, फुलफिल्ड है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इनके एस की अगर मैं बात करूँ तो एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप फुल फील्ड के साथ फिर छेड़छाड़ करोगे तो हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, रिलीज़ नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे हमने नोबल गैसेस में देखा था। तो इनकी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स बोरोन टू फ्लोरीन इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एल्यूमिनियम टू क्लोरीन, वाई। अब पीरियड की बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है पीरियड का, कि कौन कौन से, बोरोन से लेके हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन तक। ये देखो बोरोन से फ्लोरीन तक, मतलब बोरोन के बाद कौन आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद नीचे थर्ड ग्रुप में कौन आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बोरोन टू एल्यूमिनियम, मतलब इनकी जो होती है वो कम होती है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स से, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से, यानी इनकी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन आपने तो ये देखा है कि जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड जो है उसकी तो क्या एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जब आप टॉप से बॉटम, मतलब इधर से बोरोन से एल्यूमिनियम, कार्बन से सिलिकॉन, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से सल्फर और फ्लोरीन से क्लोरीन, टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, होना तो यही चाहिए था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि बोरोन टू फ्लोरीन जो होती है उनकी तो क्या होती है, कम होती है, और नीचे वालों की ज़्यादा होती है, हो उल्टा रहा है। फ्लोरीन का जो सिंबल होगा वो आपका एफ ही होगा, ठीक है, हो उल्टा रहा है। तो इसके पीछे जो है रीज़न देखो, क्योंकि साइज़ जो होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की वो क्या होती है, स्मॉल होती है। अब देखो साइज़ आपने पढ़ा है, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो, पहले सेकंड पीरियड आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, थर्ड पीरियड आएगा। सेकंड पीरियड वालों की जो साइज़ है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब छोटी होती है थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में। ये तो ऑब्वियस है कि छोटी ही होगी, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो साइज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू विच रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आर हाई।
जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा, ये देखो, जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे और ज़्यादा रिपेल करेंगे। और अब एक तो पहले से साइज़ छोटा है, छोटे साइज़ में मतलब एक छोटे से घर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे ना। और एक बड़े घर के अंदर लोग रह रहे हैं तो वो सब अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उनमें लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो एक तो पहले से छोटा घर, उसमें रहने वाले लोग पहले से ज़्यादा, फिर अब उसमें हम और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब और लोगों को ऐड कर रहे हैं, तो उनके बीच में झगड़ा बढ़ता ही जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप का साइज़ थर्ड ग्रुप के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो अब वो क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन थर्ड पीरियड वाले जो हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उनके अंदर रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। और आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो जो बोरॉन से फ्लोरीन है उनकी जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी, और क्लोरीन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की में से किसकी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है, होनी तो फ्लोरीन की चाहिए थी, लेकिन उसके छोटे साइज़ की वजह से रिपल्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाता। तो किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है।